एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। पहला न्यूज़ है कि ईसी गिव्स वन मोर वीक फॉर यूपी एसआईआर इन अनदर एक्सटेंशन। ये अभी इसमें ढेर सारा नाम कट गया है तो उसके कारण एक्सटेंशन हो रहा है। ये खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, उनका कल डेथ हो गया। 11 held over alleged links to Bangladesh extremist group। ये वाला न्यूज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टोल्ड टू टेक डाउन ऑब्सीन कंटेंट। ऑब्सीन कंटेंट कोई भी होता है जो थोड़ा सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट होता है। तो ये दिया कैसे है, ये जो ऑर्डर आया है ये किस एक्ट किस रूल के अंडर है? तो एक आईटी रूल्स है 2021, इसका जो नाम है ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। तो इसमें दो चीज़ है, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। ये आया है 2000 का जो आईटी एक्ट है उसके अंडर। और ये किसको रेगुलेट करता है? तो सोशल मीडिया, ओटीटी, डिजिटल न्यूज़ मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, ये सबको रेगुलेट करने के लिए है। इसमें सबसे पहला जो रूल है वो है कि इंटरमीडियरीज को अपना जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको पब्लिश करना है क्लियरली, कि जनता जान जाए कि क्या है। उसके बाद एक ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म है कि जो भी इनका सबसे पहला तो है कि ये ग्रीवेंस और ऑफिसर को ये लोग अपॉइंट करेंगे और उसका नाम पब्लिश कर देंगे कि कौन है ये। उसके बाद अगर कोई कंप्लेन होता है तो ये 24 घंटे में उसको एक्नॉलेज करेंगे और 15 दिन में उसको रिजॉल्व करेंगे। अगर जो भी कंप्लेंट करता है वो अगर खुश नहीं है उससे, उसको सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक ग्रीवेंस एपेलेट कमिटी बनता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें वो जा सकता है। तो ये मेनली ओवरऑल इतना है। उसके बाद एक है एडिशनल ड्यू डिलीजेंस। इसमें जैसे कि है कि जो मैसेजिंग ऐप्स हैं वो ऐसे ऐप्स जो खुद को बस मैसेजिंग के लिए ही यूज़ करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, उन लोगों को दे मस्ट इनेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब जैसे रॉइट हो गया या कोई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है या कोई, तो उसके लिए कौन पहला उस मैसेज को ओरिजिनेट किया है उसके बारे में पता रखने का उसको टेक्नोलॉजी रखना चाहिए। फिर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, अगर जो सही में जो पैसा वाला गेम है, जो जो रियल मनी है, तो वो लोग को एक ऑफिस रखना चाहिए, फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस इन इंडिया पब्लिश्ड ऑन देयर वेबसाइट। ये सब एडिशनल ये ड्यू डिलीजेंस है। इसके बाद एक कोड ऑफ एथिक्स है। देखिए ये वाला जो पार्ट था ये इनके लिए था, जो इंटरमीडियरी गाइडलाइंस। अब जो है वो डिजिटल मीडिया एथिक्स है कि कोड ऑफ एथिक्स किसके लिए है? पब्लिशर्स ऑफ न्यूज एंड करंट अफेयर कंटेंट और पब्लिशर्स ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट, ये दोनों के लिए कोड ऑफ एथिक्स है। इसमें भी एक ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म है। वो वाला है, वो 2 स्टेप है, ये 3 स्टेप है कि पब्लिशर के पास अपना एक होगा, उसके बाद एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनेगा जो ढेर सारे, जो जैसे 15-20 लोग हैं डिजिटल मीडिया वाले, उन्होंने एक अपना बॉडी बना लिया है। तो जो भी कंप्लेंट कर रहा है, जो जिसको प्रॉब्लम है, ग्रीवेंस है, वो जाएगा पहले पब्लिशर के पास, उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ तब सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास जाएगा, उससे भी नहीं हुआ तो एक ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाया जाएगा, उसके पास जा सकता है। तो इसमें 3 स्टेज है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि ये आईटी एक्ट 2000 के अंडर बना हुआ है। सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, डिजिटल न्यूज़ मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, ये सबको रेगुलेट करता है। और डिजिटल न्यूज़ मीडिया के लिए एक एथिक्स का कोड बनाए हुए हैं। और वो प्राइवेसी पॉलिसी उसका वो उसको पब्लिश करना चाहिए। ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए 2 स्टेज है। पहले जो ऑफिसर होगा इंटरमीडियरी के साथ वो, और ग्रीवेंस एपेलेट कमिटी होगा। उसके बाद ड्यू डिलीजेंस, जैसे कि मैसेजिंग ऐप्स में ओरिजिनेटर का पता रहना चाहिए, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए। फिर कोड ऑफ एथिक्स है पब्लिशर्स के लिए और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के लिए। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है 3, पब्लिशर, फिर उसके बाद सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, उसके बाद ऑनलाइन ओवरसाइट मैकेनिज्म। और इसी रूल के तहत ये दिया गया है, ये जो भी ऑर्डर है। इसके बाद चलते हैं एडिटोरियल में। ये देखिए, टू गुड टू लास्ट, द हेडविंड्स फेसिंग द इकोनॉमी आर नॉट गोइंग अवे सून। अभी कल न्यूज़ आया था कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 6.7% ग्रो हुआ है।
तो आर्टिकल उसी के ऊपर है कि जो ग्रोथ है वो अच्छा है, जो लास्ट क्वार्टर का ग्रोथ आया है वो भी अच्छा है, लेकिन जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, हेडविंड्स होता है जो निगेटिव चैलेंजेस होगा, वो निगेटिव चैलेंजेस जो चैलेंजेस हैं, तो उसी के ऊपर है कि ढेर सारा, सबसे इसमें ज़्यादा तो यूएस का जो अनसर्टेनिटी है वो है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा दिया हुआ है। ट्रैक रिकॉर्ड, द इंडियन रेलवेज मस्ट स्पेयर नो एक्सपेंस इन इंस्टॉलिंग सेफ्टी मेजर्स। अभी कल एक ट्रेन में एसी कोच में आग लग गया था, उसमें एक बंदे का डेथ हो गया था, तो उसी के ऊपर है कि भाई देखो ट्रेन में सेफ्टी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब वही दिया हुआ है। फिर है मल्टीपोलर वर्ल्ड विद बाइपोलर कैरेक्टरिस्टिक। ये आर्टिकल आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है आईआर के उस पर्सपेक्टिव में। देखिए आईआर का कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई नोट्स नोट्स नहीं, कोई वो नहीं है सोर्स। तो ये लोग जो लिखते हैं, जैसे स्टैनली जॉनी है, ये लोग जो, या सुहासिनी हैदर है, ये लोग जो लिखते हैं, इन लोगों का आर्टिकल आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ये बेसिकली बोल रहा है कि अभी जो यूएस है और चाइना है, इन दोनों में लड़ाई चल रहा है। तो एक है रशिया, जो इन लोगों से के कंपैरिजन में थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन उतना भी कमज़ोर नहीं है, तो इसलिए लिखा है मल्टीपोलर वर्ल्ड विथ अ बाइपोलर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब चाइना और यूएस। तो यूएस चाह रहा है कि मेरा जो यूनिपोलैरिटी है वो बना रहे, वो अपना यूरोप से दिमाग हटा करके अभी लैटिन अमेरिका में लगाए हुए हैं, और जो चाइना है वो इधर चाह रहा है कि लैटिन अमेरिका में वो भी थोड़ा इन्वॉल्व हो, तो वो जो यूएस उसको रोकना चाह रहा है। तो इन्हीं तीनों का गेम क्या चल रहा है उसके ऊपर ये आर्टिकल है। इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए, इस पे अभी आएगा एक दो दिन शायद, ये आ चुका, कल भी परसों भी एक आया था, अभी फिर से आया है इसका नोट्स। न्यूजीलैंड, इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए और इंडिया यूके और इंडिया ओमान, तीनों का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसका नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे बना के हम डाल दिए हैं। आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रायोरिटाइजिंग क्लेफ्ट केयर एज अ हेल्थ इशू। एक क्लेफ्ट पैलेट नाम का एक वो होता है, डिजीज होता है, वो उसमें ये जो होंठ होता है ये कटा हुआ होता है, तो उसी के ऊपर, या सटा हुआ होता है, ऐसा कुछ रहता है, नाक से सट जाता है, तो उसके ऊपर है। वाई प्रोग्रामिंग इज लूजिंग इट्स गोल्ड स्टैंडर्ड स्टेटस टू जेन एआई। पहले था कि जो प्रोग्रामिंग करते थे वो सबसे हाईली पेड होते थे, अब हो रहा है कि जेन एआई वाले, जो इनको जेन जेन एआई मतलब जनरेटिव एआई, जो अच्छे से जान रहे हैं, वो रिप्लेस कर रहे हैं प्रोग्रामर्स को। बस यही है आर्टिकल में। लॉ ऑन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, ये सेंगर जो थे उनका हाई कोर्ट सस्पेंड कर दिया था, तो उसका मैटर क्या था, वो क्या बोल रहा था, उसमें एक है सेक्शन जिसमें बोलता है एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रेवेटेड मतलब अगर कोई पब्लिक पोजीशन में है, तो वो अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट करता है बच्चों पे, तो उसको एग्रेवेटेड माना जाएगा। तो हाई कोर्ट ने बोला कि जो एमएलए है वो कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है, तो उसको एग्रेवेटेड हम लोग नहीं मानेंगे। तो उसी पे है कि भाई ये गलत है, वो एग्रेवेटेड है, और हाई कोर्ट जो है वो पब्लिक सर्वेंट का बहुत नैरो डेफिनेशन लिया है, और ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें पब्लिक सर्वेंट का बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, तो उसी के ऊपर ये पूरा दिया हुआ है। बेसिकली वही है कि एग्रेवेटेड होगा कि नहीं होगा, कहाँ पे पब्लिक सर्वेंट आएगा, कहाँ पे उसको नहीं आएगा, और ढेर सारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स के का वो दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। इसको आप पढ़ सकते हो ऐसे। इतना डेप्थ में ये पूरा लॉ का है, इतना डेप्थ में यूपीएससी नहीं जाएगा। द क्यूरियस केस ऑफ तमिलनाडु वेयर बिग डेट नंबर्स टेल द रॉन्ग स्टोरी। इसका क्या कहानी है कि कल परसों में या तरसों में एक कांग्रेस के लीडर ने बोला कि जो तमिलनाडु है उसका डेट बहुत बढ़ते जा रहा है और अनसस्टेनेबल हो रहा है। तो ये कांग्रेस के ही एक साहब हैं, इन्होंने लिखा है, देखिए, सलमान सोज, मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, माने कि जो तमिलनाडु है उसका डेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन जो मेनली जो डेट है वो जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो वो एक अच्छा चीज़ है कि डेट से ग्रोथ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा है। और कंपैरिजन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु को कंपेयर करना कितना सही है ये तो पता नहीं, लेकिन कंपेयर किया हुआ है उसी के साथ, और बोल रहा है कि देखो उत्तर प्रदेश में ये हाल है, तमिलनाडु में ये हाल है, वहाँ भी डेट बहुत है, यहाँ भी डेट बहुत है, वहाँ पे पैसा बर्बाद हो रहा है, यहाँ पे पैसा बहुत अच्छे जगह यूज़ हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये कांग्रेस ही ने लिखा है, तो और कांग्रेस वहाँ पे मतलब ये थोड़ा तो रहेगा ना। लेकिन इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि ये बोरोइंग ऑफ स्टेट्स का मामला है। इसमें एक बजट पहले आप समझिए।
बजट जो होता है, कोई भी बजट, या तो यूनियन का बजट होगा या स्टेट का बजट होगा, उसमें दो पार्ट होंगे, एक रिवेन्यू पार्ट होगा, एक कैपिटल पार्ट होगा। पहले रिवेन्यू पे आते हैं। रिवेन्यू मतलब, रिवेन्यू कोई भी ऐसा चीज है जो नया एसेट क्रिएट नहीं कर रहा है, और कैपिटल हर वो एसेट होगा जो हर वो एक्सपेंडिचर ऐसा होगा जो नया एसेट क्रिएट कर रहा है, और अगर वो रिसीट है तो वो एसेट को घटा रहा है। अब जैसे रिवेन्यू बजट में आते हैं, तो एक है रिवेन्यू रिसीट, कि भाई जो पैसा आया वो या तो टैक्स रिवेन्यू हो सकता है कि टैक्स से, या नॉन टैक्स रिवेन्यू हो सकता है जो टैक्स से नहीं होगा। टैक्स रेवेन्यू फिर डायरेक्ट टैक्स हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है। ये यूनियन का बजट का फोटो है, तो इसलिए यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, मैट, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सब है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी हो गया, एक्साइज टैक्स हो गया। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या हुआ, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन का टिकट हो गया, वो बेच रहा है तो उससे तो पैसा तो आ रहा है ना, तो उसको बोलेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। फिर डिविडेंड एंड प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा तो उससे अगर डिविडेंड और प्रॉफिट आ रहा है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम लोन्स गिवन, कहीं लोन दिया होगा सरकार किसी को, फॉर एग्जांपल यूनियन दे दे स्टेट को, स्टेट उसको इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो जाएगा उसका रेवेन्यू रिसीट में। फिर होगा ग्रांट्स रिसीव्ड, जैसे वर्ल्ड बैंक है, ढेर सारा रिसीट ढेर सारा ग्रांट्स देता है यूनियन, इनको देता है, स्टेट्स को देता है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे, तो उसको बोलते हैं, वो सब आता है रेवेन्यू रिसीट में। फिर आइए कैपिटल बजट में, अच्छा सॉरी, पहले आइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स है, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, सबसे बड़ा पार्ट यूजुअली इसी में जाता है। जो भी आप पहले लोन लिए हुए हैं उस पर आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो वो हो गया इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स। फिर उसके बाद आएगा ग्रांट्स गिवन, जो भी आप ग्रांट दोगे वो कोई एसेट क्रिएट नहीं कर रहा है, वो बस आप दे रहे हो, तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर आप सब्सिडी दोगे, डिफेंस में खर्चा होगा, पेंशन में खर्चा होगा, ये सब जो चीज़ें आती हैं ये होता है रेवेन्यू पार्ट में आता है, और इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब कैपिटल बजट में आइए। कैपिटल बजट, कैपिटल रिसीट, ये डेट क्रिएट करेगा। सबसे पहला तो हो गया डेट, जो इंटरनल डेट हो गया, एक्सटर्नल डेट हो गया, ठीक है। अब बोलिएगा कि नॉन डेट कैसे दिया हुआ है, एसेट कम हो रहा है, डिसइन्वेस्ट कर रहा है। सरकार का एलआईसी में पहले 100% था, अब उसको घटा करके 95 कर दिया अगर, तो वो गया ना, उसका 5 पे एसेट कम हो गया। वैसे ही लोन्स रिकवर्ड, कि जो तुम्हारा लोन था, जैसे यूनियन ने अगर स्टेट्स को लोन दिया तो वो उसका एसेट है, अब वो रिकवर कर गया तो वो उसका एसेट कम हो गया, तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिसीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, जो लोन्स आप दोगे किसी को वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि ये एसेट क्रिएट कर रहा है। कैपिटल एसेट्स, अब जैसे आप स्कूल्स बना रहे हो, रेलवे ट्रैक्स ले कर रहे हो, रोड्स बना रहे हो, ब्रिजेस बना रहे हो, हॉस्पिटल बना रहे हो, ये सब होगा कैपिटल एसेट्स। और इन्वेस्टमेंट, आप कहीं भी इन्वेस्ट करो, बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज में, उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें आप ध्यान रखो कि जब आप बजट खोलोगे, यहाँ तो यूनियन का दिया हुआ है, आप जब खोलोगे तो आपको पहले आएगा रिवेन्यू पार्ट और आएगा कैपिटल पार्ट। रिवेन्यू पार्ट में आपको आएगा रिवेन्यू रिसीट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल में आएगा कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर इसमें आएगा टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू, आप सामान बेच रहे हो, डिविडेंड एंड प्रॉफिट, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट से, वहाँ से अगर आपको आ रहा है डिविडेंड आ रहा है, जैसे सरकार अब बोला है कि 30% डिविडेंड देना पड़ेगा, या प्रॉफिट आ रहा है इन्वेस्ट किए हो, वो सब में। फिर इंटरेस्ट, आप जो लोन दिए हो उसमें जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको, उसके बाद जो ग्रांट्स आएगा। एक्सपेंडिचर में आ जाएगा जो भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो नया एसेट क्रिएट नहीं कर रहा है। आप पुराना लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उसे कोई आपको एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, आप ग्रांट दे रहे हो, कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, सब्सिडी, डिफेंस, पेंशन, कोई नहीं हो रहा है। आगे हम लोग और इसको थोड़ा रिफाइन वे में देखेंगे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो एक कैपिटल बजट आ गया, इसमें कैपिटल रिसीट हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, इसमें डेट हो गया, नॉन डेट हो गया। इंटरनल डेट जो आप इंडिया के अंदर बोरो करोगे, एक्सटर्नल डेट जो आप बाहर से बोरो करोगे। नॉन डेट हो गया जो आप डिसइन्वेस्टमेंट करोगे, जो सरकार बेचती है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, और जो आप लोन्स रिकवर करते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर में लोन्स जो आप दोगे, कैपिटल एसेट जो आप क्रिएट करोगे, और आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे। इसमें अब एक चीज है बोरोइंग, जो मेन यहाँ पे मुद्दा है बोरोइंग का, और वो भी स्टेट के बोरोइंग का।
तो देखिए क्या लिखता है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट एक्सटेंड्स टू बोरोइंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या बोल रहा है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो स्टेट्स कैन ओनली बोरो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनियन कैन बोरो इवन आउटसाइड इंडिया, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्सटर्नल बोरोइंग, एक्सटर्नल डेट। और ये सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट within such limits if any as may from time to time be fixed by the state legislature of the state by law and to the giving of guarantees within such limits। मतलब बेसिकली है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो केवल इंडिया में बोरो कर सकते हैं और उतना ही लिमिट में बोरो कर सकते हैं जितना स्टेट लेजिस्लेचर बताए, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के उस पर दे सकते हैं सिक्योरिटी पे। दूसरा प्रावधान क्या बोलता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में subject to such conditions as may be laid down by or under any law made by parliament। मतलब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन, कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाया है उसके तहत मेक लोन्स टू एनी स्टेट और सो लॉन्ग एज एनी लिमिट्स फिक्स्ड अंडर आर्टिकल 292 आर नॉट एक्सीडेड। 292 में दिया हुआ है कि पार्लियामेंट ये लिमिट कर सकता है कि यूनियन कितना बोरो कर सकता है अगर चाहे तो वही बोल रहा है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 292 आर्टिकल के अंदर जो लिमिट तय किया उसको बिना एक्सीड किए हुए, और पार्लियामेंट अगर कोई कंडीशन लगाया है तो उसको बिना छेड़े हुए, give guarantee in respect of loans raised by any state and any sums required for the purpose of making such loans shall be charged on the consolidated fund of India। तो बोल रहा है कि यूनियन जो है वो स्टेट अगर कोई लोन ले रहा है तो उसका गारंटी दे सकता है, तो स्टेट अपने कंसोलिडेटेड फंड पे ले सकता है लोन, या यूनियन भी उसको गारंटी दे सकता है सब्जेक्ट टू टू कंडीशंस। पहला कि 292 में अगर कोई लिमिट इम्पोज किया हुआ है तो उसको ब्रीच ना करे, दूसरा कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाया है तो उसके किसी कंडीशन को ब्रीच ना करे। फिर एक ये जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, अ स्टेट में नॉट without the consent of the government of India raise any loan if there is still outstanding any part of a loan which has been made by the state, which has been made to the state by the government of India or its predecessor government, or in respect of which a guarantee has been given by the government of India or by its predecessor government। तीसरा प्रावधान बोल रहा है कि कोई भी स्टेट अगर यूनियन से उसका ऑलरेडी उधार है या कोई गारंटी दिया हुआ है, जो यूनियन ने गारंटी दिया है स्टेट के लिए, आर्टिकल सेक्शन अगर आप 2 देखिएगा तो अगर कोई भी स्टेट जो बोरो किया हुआ है यूनियन से या वो उस यूनियन ने उसको गारंटी दिया है उसके लोन के लिए, तो स्टेट बिना यूनियन के परमिशन के बोरो नहीं कर सकता है। A consent under clause 3 may be granted subject to such conditions if any as the government of India may think fit to impose। मतलब अगर देना है तो कि ठीक है यार तुम्हारा लोन तो है मेरे ऊपर लेकिन तू और लोन ले ले, तो फिर बोलेगा कि भाई हम जो कंडीशन बता रहे हैं तेरे को वो फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें 4 क्या क्या प्रावधान है। पहला कि जो यूनियन जो स्टेट होगा वो इंडिया के अंदर ही बोरो करेगा, और सब्जेक्ट टू सच लिमिट्स एज इम्पोज बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। और दूसरा कि इट कैन गिव गारंटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। दूसरा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स को उधार दे सकता है या अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे गारंटी दे सकता है सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस। पहला कि 292 में अगर कोई लिमिट लगाया है पार्लियामेंट तो उसको एक्सीड ना करे, उसके अलावा अगर पार्लियामेंट कोई कंडीशन लगाया है तो उसको ब्रीच ना करे। तीसरा है कि जो स्टेट है वो बिना यूनियन के उधार नहीं ले सकता है, कब? अगर वो ऑलरेडी यूनियन से उधार लिया हुआ है या यूनियन ने अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पे उसको गारंटी दिया है। चौथा सेक्शन बोलता है कि अगर ऐसे कंडीशन में जब वो लोन लिया हुआ है या गारंटी दिया हुआ है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तब कोई अगर वो चाहे यूनियन तो वो उस पर लिमिट लगा सकता है, जैसा लिमिट वो चाहे, या कंडीशन लगा सकता है, सॉरी। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। आर्टिकल 293 है बोरोइंग बाय स्टेट, आर्टिकल 293 है बोरोइंग बाय यूनियन। ये दोनों आप लोग बेयर एक्ट से पढ़ लेना और ध्यान में रखना, और ये वाला टेबल आप याद रखना अगर हो सके तो। ऐसे तो ये जितना भी ये रहता है इसको हम डाल देते हैं टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग देख सकते हो वहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
हाँ, एक और बात है कि जो जितने भी स्टेट्स हैं सबका लगभग यूनियन पे से उधार लिया हुआ है, तो बिना यूनियन के परमिशन के बिना वो लोग लोन ले नहीं सकते। इंडिया इज नाउ द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो लोग खुश हो रहे हैं कि चौथा लार्जेस्ट बन गया है। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि अब तीसरा भी बन जाएगा, लेकिन दूसरे का कभी बात नहीं होगा क्योंकि वो हमसे बहुत आगे है। एंजल चकमास किलर शुड गेट कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। एंजल चकमा वही है जो त्रिपुरा के एक लड़के को मार दिया था। होम वेरिफिकेशन के लिए अलाउ किया है ईसी, क्योंकि भाई अब आएंगे थोड़ी वो गिग प्लेटफॉर्म जो है वो उस पे जाने वाले हैं प्रोटेस्ट पे, तो शायद आज ऑर्डर नहीं हो रहा होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री ये प्राइवेट एक गन मैन्युफैक्चरर है उसके साथ टाई अप किया है, मतलब टाई अप किया है, उसे गन्स खरीदा है, उसका नाम है क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइंस, CQBC। अभी ये देखिए ये इंडिजिनस है, तो इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो कि भाई ये इंडिजिनस, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 3 में, वो उसमें आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे काम आएगा। इंडिया पाकिस्तान, अब चाइना बोल रहा है, यूएस बोल रहा था कि हम झगड़ा खत्म कराएं, अब चाइना बोल रहा है कि हम खत्म कराएं। पीएम, अब पुतिन के घर पे अटैक हो गया था तो उसमें पीएम कंसर्न रेज कर रहे हैं कि भाई टेंशन का बात है। ये खलीदा जिया पे एक आर्टिकल है। जयशंकर जाने वाले हैं ढाका फॉर फ्यूनरल। फुल बॉडी कैरिंग आउट SIR प्रोसेस इन अ हिट एंड ट्रायल मैनर, कांग्रेस बोल रही है। बंगाल गवर्नमेंट अलाउइंग इन्फिल्ट्रेशन टू बूस्ट वोट बैंक, रोका जाना चाहिए ये चीज़। अब ये देखिए क्या है, पंजाब रेजोल्यूशन अगेंस्ट न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट इज अनडेमोक्रेटिक, चौहान साहब बोल रहे हैं। पंजाब का जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि भाई ये जो है गलत है, इसके अगेंस्ट पास कर दिया। तो अब रेजोल्यूशन क्या है, एक होता है कि ओपिनियन देना किसी चीज़ पे कि ठीक है हम लोग, जैसे वंदे मातरम पे कोई लॉ पास नहीं हुआ, उस पर डिबेट हुआ, उस पर रेजोल्यूशन पास हो गया, तो ऐसे ही एक रेजोल्यूशन पास किया गया है कि भाई ये गलत है। अब ये बोल रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। तो इसमें आपको दो चीज़ समझना है। पहला कि जो लेजिस्लेटिव डोमेन है उसमें स्टेट्स अपने में सुप्रीम है और यूनियन अपने में सुप्रीम है। यूनियन केवल 5 सिचुएशंस में उसको इंटरफेयर कर सकता है, जैसे अगर नेशनल इमरजेंसी लगा हो, प्रेसिडेंट्स रूल लगा हो, इंटरनेशनल ट्रीटी को करना हो, राज्यसभा अगर बोल दे, 2 और मोर स्टेट्स बोल दे। उसके अलावा जो स्टेट्स हैं वो सुप्रीम है, और ओनली इन सर्टेन कंडीशंस जो यूनियन है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकता है स्टेट्स को। हाँ, ये एक है कि स्टेट ऐसा कुछ ना करे कि यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर को कैरी आउट करने में कोई प्रॉब्लम हो। अगर वैसा होगा तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई कारण बन सकता है, या वो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे रहा है जो लिमिटेड है उसको अगर वो ब्रीच कर रहा है तब वो राष्ट्रपति शासन लगने का वो चांस है। लेकिन अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है किसी स्टेट लेजिस्लेचर में तो बिल्कुल भी अनडेमोक्रेटिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि वो तो इलेक्टेड लेजिस्लेचर हैं, वो अपना ओपिनियन को वो दे रहे हैं, बता रहे हैं। तो चौहान साहब थोड़ा गलत है यहाँ पे। HAL एंटर सिविल मार्केट, ध्रुव NG हेलीकॉप्टर, ये अब सिविलियन यूज के लिए एक हेलीकॉप्टर बनाया गया है। 5 डेड, ओवर 1000 फॉल इल, अनसेफ वाटर इन इंदौर, 7 किल्ड, यही सब आजकल न्यूज़ आ रहा है, सब पता नहीं क्या हुआ है। ED names 59 मोर इन छत्तीसगढ़ लिक्विड स्कैम। ये देखिए, हिमाचल एप्पल ग्रोवर सपोज रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटी ऑन न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड से जो हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें 3 फ्रूट तो नहीं, 3 चीज़ों पे बहुत फोकस है एग्रीकल्चर में, वो है हनी, कीवी फ्रूट और एप्पल। अब भाई वहाँ का अगर एप्पल आएगा तो ऑब्वियसली जो यहाँ के एप्पल ग्रोवर्स है वो करेंगे ही, थोड़ा मतलब नाराज होंगे ही, तो वही नाराज हो रहे हैं। अच्छा, वो बाद में देखते हैं इसको। स्मॉल वैल्यू रिटेल डिजिटल पेमेंट, स्मॉल वैल्यू रिटेल डिजिटल पेमेंट्स मतलब जो आप लोग दुकान पे जाते हो, ग्रोसरी स्टोर पे खरीदते हो कुछ भी, उसको। ओपन एक्सेस टू AI इंफ्रा की टू इंडिया। देखिए AI का समिट हो चुका है 3, एक यूके में हुआ, फिर साउथ कोरिया में हुआ, फिर फ्रांस में हुआ, और अब इंडिया में होने वाला है। ये होगा फेब में, तब ये आएगा डिटेल कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस समय इसको कवर करेंगे, अभी कवर करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे अगर आप चाहते हो तो आप नेट पे जा सकते हो, 3 हुआ है, यूके में हुआ है और साउथ कोरिया में हुआ है और पेरिस में हुआ है। पेरिस में कोच एयर इंडिया था,
तो उसमें आप अगर चाहो तो शॉर्ट नोट बना सकते हो, लेकिन मेन नोट्स आपका तभी बनेगा फरवरी में। इंडिया हैज बोर्डेड द रिफॉर्म्स एक्सप्रेस। ठीक। बिटवीन द बेगम्स, दोनों हसीना और खलीदा जिया का राइवलरी अच्छा चला है लंबा। ट्रंप वॉन्स ईरान स्ट्राइक आफ्टर एक्यूजिंग कीव ऑफ अटैक। चाइना फायर, ये ताइवान चाइना, मतलब यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और खुद वही काम करते हैं। ताइवान को डराने के लिए ये सब कर रहा है। एक साइंस का आज मेरे को कुछ काम का नहीं लगा। एक बीमारी होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, वो कैसे होता है तो उसके ऊपर है। ये जो स्टेट फाइनेंसेस था उसमें एक टॉपिक और रह गया। उसमें एक आता है, जो आप आर्टिकल अगर पढ़िएगा ध्यान से तो उसमें कुछ टर्म्स आता है। एक टर्म जो आता है वो है एफआरबीएम एक्ट। ये है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, 2003 का एक्ट है ये। इसमें जो यूनियन है, जब बजट पेश होता है तो उसमें मैंडेटेड है कि जो भी बजट होगा यूनियन का या स्टेट का, उसके साथ दो और स्टेटमेंट, ऐसे बहुत लोग इसको तीन बोलते हैं, लेकिन अगर आप साइट पे जाइएगा तो उस पर दो ही दिया हुआ है। एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, एक मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी कम फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। तो बहुत जगह आपको ये मिलेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, फिर मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, ये दूसरा हो गया, और ये वाला हो जाता है तीसरा, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। आप जैसा अगर एग्जाम में आपको उस समय आपको लगे उस हिसाब से करो, क्योंकि आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइट पे जाओगे तो आपको दो ही स्टेटमेंट दिखेगा, एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, एक मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी कम फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। इसमें टारगेट दिया हुआ है कि फिजिकल डेफिसिट को 3% पे लाना है और सेंट्रल एंड गवर्नमेंट डेट को 40% पे लाना है जीडीपी का। कोविड आ गया तो सरकार बोली भाई मेजर नहीं होने वाला ये काम, 3% पे हम नहीं ला सकते हैं। तो बोली कि ठीक है हम 4.5% पे लाएंगे 26 तक, मतलब 25-26 तक। तो इस बार जो बजट दिया 25-26 में, उसमें बोला कि हमारा जो ये टारगेटेड फिजिकल डेफिसिट है वो 4.4% है और हम लोग अपना एफआरबीएम का टारगेट अचीव कर लिए हैं। तो इसमें कुछ टाइप्स ऑफ डेफिसिट हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है बजट डेफिसिट, जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो टोटल रिसीट है, बोरोइंग वोरोइंग सब मिला करके वो होता है बजट डेफिसिट, ये हमेशा जीरो होगा। उसके बाद आता है फिजिकल डेफिसिट, जितना टोटल खर्चा है आपका, टोटल एक्सपेंडिचर, उसमें से आप टोटल रिवेन्यू रिसीट और बोरोइंग को माइनस कर दीजिए। यहाँ पे टोटल रिवेन्यू रिसीट और बोरोइंग को ये दिखाता है कि बोरोइंग बाय गवर्नमेंट कितना है। जो मेन ये फिजिकल डेफिसिट ये सब यही चलता है, फिजिकल डेफिसिट ही चलता है मेनली। जब फिजिकल डेफिसिट ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए एफआरबीएम के अंडर, तब नया नया डेफिसिट निकाले। एक निकाला प्राइमरी डेफिसिट, कि भाई फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दो, तो उससे पता चलेगा कि हम नया खर्चा करने के लिए कितना लोन ले रहे हैं। मतलब इंटरेस्ट वाला तो सारा मेरा चले जाएगा उसमें, मतलब प्रीवियस लोन लिए उसमें बहुत सारा इंटरेस्ट पेमेंट जाएगा। तो नया बना दो भाई प्राइमरी डेफिसिट, कि फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट हटा दो, तो देखो हम लोग नया स्पेंडिंग इतना कर रहे हैं। चौथा हो गया इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, जो अभी हम लोग रेवेन्यू अकाउंट पढ़ रहे थे उसमें। अब रेवेन्यू डेफिसिट बोलता है कि अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है कि आपका जो मेनली जो पैसा है वो नया एसेट क्रिएट करने में नहीं जा रहा है। तो इन्होंने बोला कि भाई देखो रिवेन्यू डेफिसिट में से जो है ना, ग्रांट्स को हटा दो, कैपिटल एसेट जो बनाते हैं वो ग्रांट्स को हटा दो, तो वो आ जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये ग्रांट्स क्या है भाई? तो जैसे आपने दे दिया स्कूल बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, कहीं पे ग्राम सड़क योजना या कुछ भी जो कैपिटल एसेट्स में काउंट हो सकता है, तो उसको बोल दिया कि भाई ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये चार तरह के डेफिसिट है, एक है बजट डेफिसिट, एक है फिजिकल डेफिसिट, एक है प्राइमरी डेफिसिट, एक है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अगर आपको बोरोइंग जानना है तो आप फिजिकल डेफिसिट पे जाओगे। अगर आपको नया जितना आप बोरो किए उसमें नया कितना खर्चा हो रहा है इंटरेस्ट पेमेंट हटा के, तो आप प्राइमरी डेफिसिट पे चले जाओ। अगर आपको सच में जानना है कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना है तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पे चले जाओ, जहाँ पे आप रेवेन्यू डेफिसिट माइनस करते हो, सॉरी कैपिटल एसेट्स क्रिएटिंग जो रेवेन्यू खर्चा है उसको माइनस करते हो रेवेन्यू डेफिसिट से। तो ये सब आप ध्यान में रखना, ये पूछ सकता है यूपीएससी, शायद पूछा भी है। रीजनल में आज कुछ भी नहीं है, केवल एडवर्टाइजमेंट है।
विंटर सेशन ये सब ऐसे ही है। एक छोटा सा न्यूज़ है, ये वही है जो पंजाब का रेजोल्यूशन पास हुआ है। अब ये वाला एक नया नौटंकी हुआ है कि भाई एक ये मिला नेशनल वाटर कंजर्वेशन अवार्ड। वो पता चल रहा है वो जो डिस्ट्रिक्ट जज एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एआई से जनरेटेड इमेज के थ्रू जीता था। तो अलग ही फ्रॉड चल रहा है हर जगह। एक छोटा सा न्यूज़ था, यहाँ पे देखिए कोने में दिया हुआ है, काशी एंड रामेश्वरम आर इंसेपरेबल। ये साहब बोले हैं काशी तमिल संगम में 4.0 पे। काशी तमिल संगम क्या है? तो एक एनुअल मंथ लॉन्ग प्रोग्राम होता है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम टाइप का है। एक्सचेंज में नहीं, यहाँ के वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं। स्टार्ट 2022 में स्टार्ट हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है। एंड टू सेलिब्रेट रीअफर्म एंड डिस्कवर द एज ओल्ड लिंक्स बिटवीन तमिलनाडु एंड वाराणसी। ये है काशी तमिल संगम। आप ये याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं है। यूपीएससी वैसे ही ट्रैप करेगा। आते हैं आज के PYQ में। देखिए FRBM पे पहला सवाल है कि FRBM रिव्यू कमिटी रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड अ डेट टू GDP रेशियो ऑफ 60% फॉर द जनरल कंबाइंड एंड 40% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% फॉर द स्टेट। अभी देखे कि 40% होना चाहिए, तो ये वाला स्टेटमेंट सही लग रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लाइबिलिटीज ऑफ 21% ऑफ GDP एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 49% ऑफ GDP ऑफ द स्टेट। ये थोड़ा उल्टा लग रहा है, ये 21%, ये 49%, कुछ ज़्यादा ही तो ये वाला तो गलत है। लेकिन एग्जाम में मेरे को अभी आंसर पता है इसलिए हम बता रहे हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आपको नहीं पता है तो ध्यान से ये सबको सॉल्व करिएगा। ये ऐसा नहीं कि अच्छा ये तो गलत ही लग रहा है, नहीं, पता है कि गलत है तो ठीक है, लग रहा है पे मत जाइएगा। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर अ स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंट्रोल कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर ओज एनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज टू द लेटर। अभी पढ़े, ये वाला सही है, तो आंसर हो जाएगा C 1 और 3। ये 2018 का सवाल है। अब देखिए अगर आपको ये वाला नहीं पता है, ये पता है, ये पता है, 1 और 3 पता है, तो कम से कम ये वाला आप इसमें आप डाउट पे हो तो आप कम से कम एलिमिनेट तो कर सकते हो। चारों अगर ऑप्शन देखोगे तो उसमें थोड़ा बहुत एलिमिनेशन का आपको मदद लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे एग्जाम में आप देखना, अगर आपको एलिमिनेशन से मदद मिले तो, अगर आप फिर 2 एलिमिनेट कर लेते हो तो फिर आप अटेम्प्ट लेना। अलॉन्ग विद द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेसेस, बजट का आपको मालूम होना चाहिए, 112 नंबर है आर्टिकल। Also places other documents before the parliament which include the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandated by, सिंपल सा है, FRBM होगा। देखिए 2020 में पूछा है, सेम टॉपिक पे 2018 में पूछा है, सेम टॉपिक पे 2020 में पूछा है, इसलिए ध्यान रखिए, PYQ पे ध्यान रखिए। अब ये वाला देखिए 2025 का सवाल है, कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। पूरा रिपीट, बार बार रिपीट किए हैं हम कि रिसीट से एसेट कम होता है, तो ये वाला सही है। बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अभी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन अगर आप देखिएगा ये कैसे लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, अगर आप लोन लोगे तब ना, लोन लोगे तब आपका लाइबिलिटी क्रिएट होगा, तो इंटरेस्ट थोड़ी कोई लाइबिलिटी क्रिएट करता है, तो ये गलत है। अब ये गलत हो गया, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो ये वाला सही है। ऐसे अगर आप देखिएगा तो आपको जब एग्जाम में बैठिएगा तो एलिमिनेशन और ये सब का बहुत मदद लेना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिलेगा, ये पूरा, ये जो भी है, इसके अलावा और भी जो, अच्छा यहाँ पे हैं, ये देख लीजिए, ये पूरा बनाया हुआ है, पूरा बना, स्टार्टिंग से देखते हैं। पहले इंडो बांग्लादेश है, इंडिया बांग्लादेश, ये भी है उस पर, उसमें। उसके बाद इंडिया UK, उसके बाद इंडिया ओमान, उसके बाद इंडिया न्यूजीलैंड। इसको ऐसे ही ये बनाया हुआ है, तो आपको अगर चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।